covers following articles: electromotive force, that is EMF, terminal potential difference, and internal resistance. Dear students, these all three terms are related with the cell. You know, cell is a device which is used to store chemical energy. Due to chemical reaction, two terminals of cell consist of some potential difference. When this cell is connected in the external circuit, because of this potential difference in the circuit, current moves. There exist two types of cells: primary cells and secondary cells. Primary cells are such type of cells which cannot be charged again, whereas secondary cells are such type of cells which can be charged again and again. Because in primary cells chemical reactions are not reversible, whereas in secondary cells chemical reactions are reversible. What is electromotive force? What is terminal potential difference? And what is internal resistance? These three questions we are going to share today. Dear students, if we take a cell, every cell consists of a positive electrode and a negative electrode. If we take a cell and this cell is connected with a voltmeter, and also the same cell is connected with a torch bulb along with on off switch. When switch is not closed, this circuit is open, this bulb will not glow. At that moment, the reading of voltmeter reading when switch is open, that is, cell is neither discharging nor चार्जिंग. तो जब हमने स्विच को ओपन किया हुआ है, सेल डिस्चार्ज नहीं हो रहा है क्योंकि सेल करंट निकाल नहीं रहा है, सेल चार्ज नहीं हो रहा है क्योंकि सेल करंट ले नहीं रहा है. उस समय इस वोल्टमीटर की जो रीडिंग है वही कहलाती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, और इसको इस E से रिप्रेजेंट करते हैं. So how we define electromotive force? Electromotive force is the difference of potential between two terminals of the cell when cell is neither in charging mode nor in discharging mode. सेल के दो टर्मिनल्स के बीच में जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होता है जब सेल ना चार्ज हो रहा हो और ना डिस्चार्ज हो रहा हो, उस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, E से रिप्रेजेंट करते हैं. अब जैसे ही हमने इस की को क्लोज किया, ये सर्किट क्लोज हो गया, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलने लगी, बल्ब के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल पे चली गई, बल्ब ग्लो करने लगा. सेल ने करंट निकाली, मिस सेल डिस्चार्ज होने लगा. उस समय इस वोल्टमीटर की रीडिंग जो होगी वो इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगी. Voltmeter reading when cell is either in charging mode or in discharging mode को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं. इस V को हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. तो आप अगर एक पेंसिल सेल ले लें, आप एक सेल ले लें, उस सेल के दो टर्मिनल्स के बीच में वोल्टमीटर लगा दें, तो आप ये देखेंगे कि जब सेल ना चार्ज हो रहा है ना डिस्चार्ज हो रहा है तो वोल्टमीटर रीडिंग कुछ और है, और वही सेल जब चार्ज या डिस्चार्ज हो रहा है तो वोल्टमीटर कुछ और है. जिस वोल्टमीटर की वो रीडिंग जब सेल ना चार्ज हो रहा हो ना डिस्चार्ज हो रहा हो उसको हम EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. और वोल्टमीटर की वो रीडिंग जो हमको मिलती है जब सेल चार्ज या डिस्चार्ज हो रहा है तो उसे हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं. ऑर्डिनरी सेल के लिए
ई और वी आपस में बराबर नहीं होते। फॉर नॉर्मल सेल E and V are not equal। EMF कुछ और होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू EMF से कम भी हो सकती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू EMF से ज्यादा भी हो सकती है ऑर्डिनरी सेल के लिए। कभी भी दोनों बराबर नहीं होंगे, या तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम होगा या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज्यादा होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू EMF से कम होती है जब सेल डिस्चार्ज होता है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF ज्यादा होती है जब सेल चार्ज होता है। ऐसा होता क्यों है ये हम आपको बताएंगे आगे। फिलहाल दोनों में डिफरेंस मैं बता रहा हूं। E और V दो अलग अलग टर्म्स हैं। E और V बराबर नहीं होते हैं नॉर्मल सेल के लिए, या तो V E से ज्यादा होता है या V E से कम होता है। V मींस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू EMF से कम होती है जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू EMF से ज्यादा होती है जब सेल चार्ज हो रहा है। लेकिन अगर सेल आइडियल है, क्या होती है आइडियल सेल आगे बताऊंगा, तो हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF बराबर होते हैं, चाहे सेल ओपन सर्किट मोड में हो चाहे सेल क्लोज सर्किट मोड में हो, चाहे सेल चार्ज हो रहा हो और चाहे सेल डिस्चार्ज हो रहा हो। E और V दोनों हमेशा आपस में बराबर होंगे अगर सेल आइडियल है तो। अब आइडियल सेल कहते किसको है, इसके लिए हमको नेक्स्ट टर्म जानना पड़ेगा जिसका नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस। जब इंटरनल रेजिस्टेंस टर्म क्लियर हो जाएगा तो हम ये समझ जाएंगे आइडियल सेल किसको कहते हैं, और तभी हम ये जान पाएंगे कि ऐसा होता क्यों है, V is less than E or V is more than E। So my topic is next internal resistance। सेल को बनाने में इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट चार्ज के फ्लो में हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब सर्किट क्लोज करते हैं तो एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज थ्रू कंडक्टर मूव करता है और इंटरनल सर्किट में थ्रू इलेक्ट्रोलाइट मूव करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जब चार्ज मूव करता है तो चार्ज के मोशन में ये इलेक्ट्रोलाइट हिंड्रेंस ऑफर करता है। जैसे अगर एक कंडक्टर को एक हम सिंपल सेल से लगाते हैं तो सर्किट क्लोज करने पे हम एज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे चल रहा है, यहां पहुंचने के बाद इधर भागता है, तभी सर्किट कंप्लीट होता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल चलता है तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ प्रेजेंट है, चाहे लिक्विड फॉर्म में चाहे पाउडर फॉर्म में हो, ये इलेक्ट्रोलाइट चार्ज के मोशन में हिंड्रेंस क्रिएट करता है। जितना हिंड्रेंस इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल क्रिएट करता है मोशन ऑफ द चार्ज में या मोशन ऑफ द करंट में, उस हिंड्रेंस को ही हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, the amount of hindrance offered by electrolyte of the cell to the flow of charge or to the flow of current। The amount of hindrance offered by electrolyte of the cell to the flow of charge or to the flow of current is known as internal resistance। इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर सेल आइडियल है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जो सेल के अंदर प्रेजेंट है वो करंट या चार्ज के फ्लो में हिंड्रेंस ऑफर नहीं कर रहा है, इसलिए फॉर आइडियल सेल इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा 0 होगा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम सेल बनाते समय जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो कोई ना कोई हिंड्रेंस ऑफर ना करे, इसलिए ये सेल हाइपोथेटिकल है। जितने भी सेल्स हमारे प्रेजेंट हैं वो ऑर्डिनरी सेल कहलाते हैं या नॉर्मल सेल कहलाते हैं, और नॉर्मल सेल या ऑर्डिनरी सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 नहीं होती है, 0 से ज्यादा होती है। आप कहेंगे सर अभी तक आपने जितने भी जगह पे सेल लगाए थे किसी भी सर्किट में, चाहे वो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक यूज किया हो या हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज किया हो, वहां पे तो ईओवी की बात ही नहीं की थी। तो इसका आंसर ये है कि वहां तक हम लोग सेल को हमेशा आइडियल मानते थे।
तो जब सेल आइडियल होगा तो मैंने आपसे भी बोला कि ई और वी आपस में हमेशा बराबर होंगे, इसलिए जो ईएमएफ होता था वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता था, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता था वो ईएमएफ होता था। बट नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स if it is not mentioned in the question, you will not assume any cell as ideal cell. So that cell will have some different value of EMF as well as some different value of terminal potential difference, because that cell will have some internal resistance value. We can't assume that internal resistance is 0 unless or until it is not mentioned. अब अगर सेल आइडियल नहीं है, नॉर्मल सेल है, ऑर्डिनरी सेल है, तो उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो ऐसे सिचुएशन में सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस रेजिस्टेंस को हम बॉक्स में लिखते हैं। जो रेजिस्टेंस बॉक्स में लिखा हुआ है वो रेजिस्टेंस इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। कुछ बुक्स में ये पिक्चर नहीं यूज करते हैं, कुछ बुक्स में इस तरह से बना देते हैं, बॉक्स नहीं बनाते हैं। तो अगर सेल के ऊपर इस तरह से बना हुआ है या सेल के साथ में एक रजिस्टर कनेक्ट है और बॉक्स में है, इसका मतलब ये सेल आइडियल है नहीं है, ये सेल नॉर्मल सेल है, ऑर्डिनरी सेल है, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी मेंशन टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से भी पिक्चर बन सकती है। लेकिन अगर बॉक्स में है तब तो आप उस रेजिस्टेंस को सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एज्यूम करेंगे। अगर बॉक्स में नहीं है तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल नहीं होगा। तो these are the methods by which we represent ordinary cell, because ordinary cell consists of some internal resistance value, but if cell is ideal its internal resistance will be 0. now ये internal resistance किन-किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? सेल बनाते समय हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। जो हम इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं उसके नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है। जो हमने सेल बनाते समय इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं उन इलेक्ट्रोड्स का कितना एरिया इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है, एरिया ऑफ electrodes inside electrolyte, इलेक्ट्रोड्स का कितना एरिया इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ इस पर भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड्स के बीच में सेपरेशन कितना है, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ये 4 फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पे किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है ये समझ गए हैं तो आपको ये समझना बहुत आसान होगा कि V और E में V E से कब कम होता है और V की वैल्यू E से ज्यादा कब होती है। तो हमने आपसे कहा कि V और E में या तो V E से कम होगा या V E से ज्यादा होगा, क्योंकि सेल या तो चार्जिंग मोड में होगा या डिस्चार्जिंग मोड में होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट इंटर करके नेगेटिव से बाहर निकलती है तो ये कहलाता है सेल का चार्जिंग मोड। और अगर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर करके नेगेटिव करंट से इंटर करती है, मींस यहां से बाहर निकली यहां से इंटर करी, तो ये कहलाता है डिस्चार्जिंग मोड। अभी तक आपने 99% जगहों पर सेल को इसी तरह से कनेक्ट किया था कि सेल करंट निकाल रहा था, लेकिन अब आपको बहुत सर्किट में सेल चार्जिंग मोड में भी मिलेगा। और डिफरेंस बस यही है कि अगर करंट सेल निकालता है तो डिस्चार्ज होता है, करंट लेता है तो चार्ज होता है। सबसे आसान एग्जांपल चार्जिंग मोड का है हमारे इन्वर्टर। इलेक्ट्रिसिटी जब आ रही होती है घर में तो इन्वर्टर हमारी की बैटरी हमारी चार्ज होती है। उससे आसान है हमारे मोबाइल की बैटरी। आप मॉर्निंग से लेकर नाइट के बीच में अनलिमिटेड टाइम्स अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं, मींस अपने सेल को चार्जिंग मोड में लेते हैं, मींस आप टॉप को सॉकेट में लगाते हैं और करंट लेकर अपने सेल को चार्ज करते हैं। तो सेल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों मोड में काम करता है। डिस्चार्जिंग मोड का मतलब करंट लेना, चार्जिंग मोड का मतलब करंट निकालना, और इसीलिए V और E अलग अलग हो जाते हैं।
आप देखिए किस केस में V E से ज्यादा होता है और किस केस में V की वैल्यू E से कम होती है। सबसे पहले हम सेल का डिस्चार्जिंग मोड डिस्कस कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिस्चार्जिंग मोड के लिए V और E में क्या रिलेशन है। इन डिस्चार्जिंग मोड हमारे पास एक सेल है, ऑर्डिनरी सेल, जिसका अपना ईएमएफ है, जिसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, मींस करंट को निकाल रहा है। जितनी करंट सेल का पॉजिटिव निकालेगा हर हालत में उतनी करंट सेल के नेगेटिव से इंटर करेगी। बेसिकली ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस है, मींस अंदर होता है, लेकिन हम पिक्चर में अंदर नहीं बनाते, बाहर बनाते हैं। M और N कहलाते हैं सेल के दो एंड टर्मिनल्स, क्योंकि अगर ये अंदर हो जाता तो N आगे आ जाता। ध्यान दीजिएगा, M और P सेल के दो टर्मिनल्स नहीं हैं, M और N टर्मिनल्स हैं, क्योंकि इसको इसके अंदर आना है। तो अगर हम इस पिक्चर में Vm माइनस Vn को निकालें तो Vm माइनस Vn ही कहलाएगा डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। और बेसिक किरचॉफ लॉ यूज करके अगर हम Vm माइनस Vn निकालें तो Vm माइनस Vn को हम लिख सकते हैं Vm माइनस Vp प्लस Vp माइनस Vn। बहुत बार पीछे कर चुके हैं, Vm Vn कैसे कहीं मिल जाएगा। नाउ Vm माइनस Vp की वैल्यू ईएमएफ है और N से P की तरफ I करंट, सो P से N की तरफ माइनस I करंट, तो Vp माइनस Vn होगा माइनस IR। और Vm माइनस Vn को ही कहते हैं डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल, मींस V। तो जब हमारा सेल डिस्चार्ज होता है तो V बराबर E माइनस IR होता है, मींस V की वैल्यू E से कम होती है, क्योंकि E में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो V मिल रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब सेल हमारा डिस्चार्जिंग मोड में होता है तभी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा EMF से कम होता है। अब अगर हमारा सेल चार्जिंग मोड में हो, चार्जिंग मोड का मतलब हुआ कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर करे और नेगेटिव से बाहर निकले। सिचुएशन बिल्कुल एज इट इज है। ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, ये पॉइंट P है। अब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ सेल निकालने के लिए फिर हम जब Vm माइनस Vn लिखेंगे तो हमको मिलेगा Vm माइनस Vp प्लस Vp माइनस Vn। और डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल कहलाता है V। Vm माइनस Vp है E। अब P से N की तरफ चल रही है I करंट, इसलिए करंट को पॉजिटिव साइन के साथ में लेंगे तो हमको V की वैल्यू मिली E प्लस IR, मींस E में कुछ ऐड हो रहा है तो V मिल रहा है, इसका मतलब V की वैल्यू E से ज्यादा है। मींस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू EMF से ज्यादा होती है जब सेल हमारा चार्ज होता है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू EMF से कम होती है जब सेल हमारा डिस्चार्ज होता है। अगर हम मानते हैं हमारा ये सेल आइडियल है, अगर हम ये मानते हैं कि हमारा ये सेल आइडियल है तो आइडियल सेल की कंडीशन ये है कि उसका इंटरसेप्शन 0 होगा। तो जैसे आप R बराबर 0 लिखते, यहाँ पर भी V बराबर E मिलता, और यहाँ पे R बराबर 0 करने पर V बराबर E मिलता, जो हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि V और E हमेशा बराबर होते हैं जब सेल आइडियल होता है। अभी तक हम ये एज्यूम करते थे, लेकिन अब ऐसा हम एज्यूम नहीं करेंगे। हम देखेंगे सर्किट में सेल का क्या मोड है, अकॉर्डिंगली हम V और E की रिलेशन लिखेंगे। अगर सेल सर्किट में डिस्चार्जिंग मोड में है तो V बराबर E माइनस IR लिखा जाएगा। अगर सेल हमारा सर्किट में चार्जिंग मोड में है तो V बराबर E प्लस IR लिखा जाएगा। नाउ सेकंड थिंग, सिंस अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा सेल आइडियल नहीं है, इसलिए जो नॉर्मल सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए हम V/R फॉर्मूला लिखते थे वो फॉर्मूला भी चेंज होगा। हमेशा ये करेंगे, अगर ये सेल है, V वोल्ट का सेल है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, तो सर्किट में फ्लो करने वाली करंट होगी V/R। हमेशा यही लिखते आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा सेल आइडियल सेल नहीं है।
उसका अपना कुछ ईएमएफ है, उसका अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ऐसे केस में अगर ये पूछा जाए कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है, तो आप लिखेंगे E अपॉन R प्लस R। R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है। नाउ इस फॉर्मूले में अगर हम क्यों ऐसा लिख रहे हैं, इफ सेल इज आइडियल, अगर सेल आइडियल होता तो E की जगह पे V लिखते और स्मॉल r की वैल्यू 0 लिखते, तो जब E बराबर V लिखेंगे स्मॉल r बराबर 0 तो ही मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो हम करंट एक्सप्रेशन लिखते थे पहले अब वो नहीं लिखेंगे। अब हमेशा हम करंट इन द सर्किट निकालने के लिए E अपॉन R प्लस R करेंगे। E क्या है, इस सेल का EMF, कैपिटल R क्या है, सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल r क्या है, सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस। और हमने बताया कि ये फॉर्मूला इसमें कब कन्वर्ट होगा, जब सेल आइडियल होगा तो स्मॉल r 0 हो जाएगा और E बराबर V हो जाएगा। इसलिए E की जहां पे V लिख दिया, स्मॉल r 0 रखा, तो I बराबर V बराबर R। तो कुछ चेंजेस हैं जो हमको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि अब हमको सेल आइडियल नहीं मिलेगा। तो चार्जिंग प्रोसेस में E V क्या होगा, डिस्चार्जिंग प्रोसेस में V क्या होगा, और नॉर्मल कोर्स में हम करंट इन द सर्किट क्या लेंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने होंगे। अब देन कम्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी कहते हैं। सेल के 3 कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सेल सर्किट में 3 तरीके से लगाए जाते हैं, या तो सेल सीरीज में होंगे, या सेल्स पैरेलल में होंगे, या सेल्स मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। जब सेल सर्किट में इस तरह से लगे हों कि उनके इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में हो, जब सेल सर्किट में इस तरह से लगे हों कि उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस सीरीज में हो, then such type of combination is called series combination। आप इसमें देख सकते हैं कि सारे के सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हुए हैं, और यही सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है। whenever cells are connected in circuit in such a manner that their internal resistances are in series, then such type of combination is known as series combination। अब यही सेल्स एक तरह और भी लग सकते हैं। इसमें भी सेल्स सीरीज में। डिफरेंस दोनों में क्या है, यहाँ पे अपोजिट पोलैरिटी प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई है, यहाँ पे सेम पोलैरिटी प्लेट जुड़ी हुई है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन 2 तरह का होता है, व्हेन अपोजिट पोलैरिटी प्लेट्स आर जॉइंट विद ईच अदर, पॉजिटिव का नेगेटिव से, नेगेटिव का पॉजिटिव से, और नंबर 2 व्हेन सेम पोलैरिटी प्लेट्स आर जॉइंट विद ईच अदर, दोनों के नेगेटिव देखिए आपस में जॉइन है। तो सीरीज दोनों में देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो सेल का कॉम्बिनेशन उसके इंटरनल रेजिस्टेंस डिसाइड करते हैं, ना कि प्लेट्स। ध्यान दीजिएगा, प्लेट्स कैसे भी लगी हो, कनेक्ट हो, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस को सीरीज में होना होगा अगर हम चाहते हैं सेल सीरीज में। तो हम पहला कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं सीरीज में, व्हेन अपोजिट पोलैरिटी प्लेट्स आर जॉइंट। चलिए हमने 2 से स्टार्ट किया, फिर इसको हम n के लिए जनरलाइज करेंगे। E1 R1 E2 R2। हमारे पास 2 सेल्स हैं जिनकी अपोजिट पोलैरिटी प्लेट्स आपस में जोड़ दी गई है, और इस कॉम्बिनेशन को हमने किसी एक्सटर्नल रजिस्टर R से कनेक्ट कर दिया। इसका पॉजिटिव अगर I निकाल रहा है तो इसके नेगेटिव पर I को पहुंचना होगा। इसके नेगेटिव पर I तभी पहुंचेगा जब इसका पॉजिटिव I निकालेगा, क्योंकि सेल में सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूशन में ये बेसिक पॉइंट है कि जितना एक टर्मिनल निकालता है उतना ही दूसरे टर्मिनल से आनी चाहिए।
इसका मतलब कि ईएमएफ इनके चाहे सेम हो और चाहे डिफरेंट हो, करंट सब में सेम हो, और वही करंट एक्सटर्नल रजिस्टर आर में भी फ्लो कर रही है। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है, सर्किट का टोटल ईएमएफ क्या है, सर्किट का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, तो हम किरचॉफ का यूज करते हैं। यहाँ पे पॉइंट M लिया, यहाँ पे पॉइंट P लिया, यहाँ पे पॉइंट N लिया, यहाँ पे पॉइंट Q लिया, यहाँ पे पॉइंट S लिया, यहाँ पे पॉइंट T लिया, यहाँ पे पॉइंट U लिया। हमारे पास एक लूप है M P N Q S T U M, क्लोज लूप हमेशा लेते हैं किरचॉफ का में। Vm माइनस Vm, Vm की वैल्यू कुछ भी हो तो सेम पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, इज इक्वल टू Vm माइनस Vp। Vm माइनस Vp की वैल्यू है E1, Vp माइनस Vn, N से P की तरफ I करंट, सो P से N की तरफ माइनस I करंट। Vn माइनस Vq E2, Vq माइनस Vs माइनस I R2, Vs माइनस Vt जीरो, क्योंकि जब दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टिंग वायर लगा होता है तो दोनों पॉइंट के पोटेंशियल्स आपस में सेम होते हैं। Vt माइनस Vu, U से T की तरफ I करंट, सो T से U की तरफ माइनस I करंट, प्लस Vu माइनस Vm जीरो। I वाले टर्म को एक तरफ ले जाइए और I कॉमन ले लीजिए, तो यहां से आपको I की वैल्यू मिलेगी E1 प्लस E2 अपान कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। और यही दो सेल्स अगर सीरीज में हो और अपोजिट पोलैरिटी प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई हो तो करंट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द ईएमएफ डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जनरल एक्सप्रेशन है। तो करंट बराबर होगी सम ऑफ ईएमएफ्स divided by capital R plus total internal resistance of the circuit, means sum of internal resistance of the circuit। अब अगर ये सेल्स आइडेंटिकल होते, if both are identical, तो E1 और E2 बराबर होते, R1 और R2 बराबर होते, तो करंट की वैल्यू मिलती 2E अपान R प्लस 2R। ये दो आइडेंटिकल सेल सीरीज में लगे हों अपोजिट पोलैरिटी प्लेट के साथ में तो करंट इतनी होगी। इसी को देखते हुए हम लिख सकते हैं अगर हमारे पास n सेल्स होती आइडेंटिकल तो करंट होती n into E अपान R plus NR। What is small n? Number of cells. What is capital E? EMF of one cell. What is capital R? External resistance. What is small r? Internal resistance of one cell। अब यहां से हमें पता चलता है कि ये हम कॉम्बिनेशन प्रीफर कहां करते हैं। सेल का काम है करंट देना, ऑब्वियस सी बात है सेल वही यूज किए जाएंगे जो ज्यादा ज्यादा करंट दे सके। इस मैथमेटिकली हम ये कहते हैं अगर कैपिटल R NR से बहुत बड़ा है, मींस सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से बहुत बड़ा हो, तो करंट बराबर होगी NE अपान कैपिटल R, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम NR को छोड़ देंगे क्योंकि NR की वैल्यू बहुत छोटी है R से, कैपिटल R से। E अपान R करंट ड्यू टू वन सेल होता है, तो N टाइम्स करंट ड्यू टू वन सेल मिलेगा टोटल करंट। मींस एक सेल जितनी करंट निकालता उसका N टाइम्स सर्किट में करंट फ्लो करेगी। कब? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से। इसलिए ये कॉम्बिनेशन हम अपनी लाइफ में वहां पे यूज करते हैं जहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से बहुत ज्यादा होता है। अपने घरों में जो बैटरी बनाते हैं उस बैटरी में ये कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है सेल्स का, क्योंकि हमारा जो उस घर के डिवाइसेस हैं उनका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट के इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो करंट हमको ज्यादा तभी मिलेगी। टॉर्च में जो बल्ब लगाते हैं उसमें और सेल लगाते हैं तो सेल वहां पर भी इसी तरह लगाए जाते हैं, क्योंकि बल्ब का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम वहीं पे प्रेफर करते हैं जहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच मच लार्जर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। अब दूसरी पॉसिबिलिटी सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या होती है, जब
सेम पोलैरिटी प्लेट्स लगी हुई हैं। तो जब हम सेम पोलैरिटी प्लेट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? ये कहीं यूज नहीं होता, ये केवल न्यूमेरिकल में हम यूज करते हैं। व्हेन सेम पोलैरिटी प्लेट्स आर जॉइंड, चलिए हमने इस तरह से दो सेल्स ले लिए और दोनों की सेम पोलैरिटी प्लेट्स आपस में ज्वाइन कर दी। अब इसमें अगर इसकी बात करें तो ये सेल करंट को क्लॉकवाइज मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज ये सेल करंट को क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो क्वेश्चन ये कि साहब कौन सा सेल करंट को गवर्न करेगा, वो डिपेंड करता है किसका इलेक्ट ज्यादा है। तो अगर वे मानते हैं E1 की वैल्यू E2 से ज्यादा है तो करंट के डायरेक्शन को E1 ने गवर्न करना है। मींस तुरंत हमारा दूसरा सेल चार्जिंग मोड में आ जाएगा। एक सेल डिस्चार्ज होगा, दूसरा चार्ज होगा। अगर E2 जाता तो E1 से तो ये डिस्चार्ज होता और ये चार्ज होता, वो डिपेंड करता है कौन सी वैल्यू ज्यादा है। फिर हमको सर्किट में करंट निकालनी है तो हमने इस पॉइंट का नाम M ले लिया, इस पॉइंट का नाम N ले लिया, इस पॉइंट का नाम हमने P ले लिया, इस पॉइंट का नाम हमने Q ले लिया, इसका S, इसका T, इसका U। जैसा वहां दिया था वही लूप भी लिया है, M N P Q S T U। 0 is equal to E1 Vn minus Vp minus IR1 Vp minus Vq minus IR2 Vq minus Vs minus E2 plus 0 minus IR। I वाले टर्म को लेफ्ट साइड में ले गए और I कॉमन ले लिया, E1 minus E2। तो अब करंट की वैल्यू मिल गई E1 minus E2 अपॉन कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। तो अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम पोलैरिटी प्लेट्स को जोड़ देते हैं तो करंट का ये फॉर्मूला होता है। अगर सेल्स आइडेंटिकल होंगे E1 और E2 आपस में बराबर होते तो करंट की वैल्यू 0 हो जाती। यही होता है जब हम सर्किट में जब सेल लगाते हैं गलती से इस कॉम्बिनेशन में सेल लगा दिया। टॉर्च में अक्सर ऐसा होता है, तो टॉर्च को जब ऑन कीजिए तो आपका टॉर्च ग्लो नहीं करता। जब हम कभी रिमोट में सेल लगाते हैं और गलती से इस तरह लगा दिया तो रिमोट काम नहीं करता है क्योंकि करंट 0 हो जाती है। There are two different types of series combination which I have shared with you. Then comes parallel combination. Parallel combination means such type of combination in which internal resistances are in parallel. Such type of combination in which internal resistance are in parallel. इसमें भी दो सिचुएशन होगी, सेम पोलैरिटी प्लेट जुड़ी हुई हो और अपोजिट पोलैरिटी प्लेट जुड़ी हुई हो। तो हम सबसे पहले व्हेन सेम पोलैरिटी प्लेट्स आर जॉइंट, दो सेल ले लिए हमने, दोनों सेल्स को हमने पैरेलल में लगा दिया और आप देख सकते हो कि सेम पोलैरिटी प्लेट्स आपस में जोड़ दी और इस कॉम्बिनेशन को हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट कर दिया, E1 E2 R1 R2। लेट ये निकाल रहा है I1 करंट, ये निकाल रहा है I2 करंट। तो यहाँ पे सम I1 साइड लेगी। हमको वेरिएबल कम करने के लिए हम इसमें I लेते हैं, ये ट्रिक है। यहाँ पे I माइनस I1 लेते हैं और यहाँ पे I1 लेते हैं, तो हमारे पास केवल दो अननोन बचे। यहाँ से I माइनस I1 पहुंचा, यहाँ से I1 पहुंचा, ऐड हो गया, I इधर चली गई। ये I यहाँ पहुंची, नीचे चला गया I1 क्योंकि इसके पॉजिटिव से I1 निकला था तो निगेटिव पे I1 जाना है, ऊपर चला गया I माइनस I1। अब हमको I निकालना है। ये पॉइंट M, ये पॉइंट N, ये पॉइंट P, Q, S, T। हम एक बार ऊपर का लूप लेंगे और एक बार नीचे का लूप लेंगे। तो हमने पहले लूप लिया M N P Q S M। Vm minus Vm is equal to Vm minus Vn E1 Vn minus Vp minus I minus I1 into R1 Vp minus Vq 0
वी क्यू माइनस वी एस माइनस आई आर, वी एस माइनस वी एम जीरो। आई बेटा इधर ले आओ सब और आई कॉमन लो तो मिलेगा आपको आर प्लस आर वन माइनस आई वन आर वन इज इक्वल टू ई वन। अब हम दूसरा लूप नीचे वाला ले रहे हैं, एम टी पी क्यू एस एम, जीरो इज इक्वल टू ई टू माइनस आई वन आर टू प्लस जीरो माइनस आई आर प्लस जीरो। तो आपको मिला आई आर प्लस आई वन आई टू प्लस आई आर प्लस आई वन आर टू इज इक्वल टू ई टू। हमारा काम आई निकालना है। यहाँ पे आई वन आर वन है माइनस साइन साथ में, यहाँ पे आई वन आर टू प्लस साइन साथ में। इसको अगर आर टू से मल्टीप्लाई कर दें, इसको आर वन से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो आई वन वाले टाइम कैंसिल हो जाएंगे, आई निकल आएगा। तो हम करने क्या जा रहे हैं, इक्वेशन वन मल्टीप्लाइड बाई आर टू प्लस इक्वेशन टू मल्टीप्लाइड बाई आर वन। इक्वेशन वन को हम आर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आर प्लस आर वन इंटू आर टू माइनस आई वन आर टू इज इक्वल टू ई वन आर टू। नीचे करेंगे तो आई आर वन प्लस आई वन आर टू इज इक्वल टू ई टू आर वन। ऐड कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, इसमें से आई बाहर निकाल लिया तो आपको मिला आर टू प्लस आर वन आर टू प्लस आर वन सॉरी कैपिटल आर टू प्लस आर वन आर टू प्लस आर वन इज इक्वल टू ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन। तो आपको आई की वैल्यू मिल गई ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइडेड बाई, इन दोनों में आर बाहर निकाल लिया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन आर टू। आर वन प्लस आर टू से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू होल डिवाइडेड बाई आर प्लस आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। ये है सर्किट में फ्लो करने वाली करंट जब दो सेल्स पैरेलल में होते हैं और सेम पोलैरिटी प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई हैं। ये आपको याद रखना होगा प्लीज। ये कहलाता है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और ये कहलाता है टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट। बीच में प्लस साइन लगा हुआ है। नेक्स्ट, अगर दोनों की अपोजिट पोलैरिटी प्लेट जुड़ी होती तो मैं सीधे रिजल्ट लिख दे रहा हूं, आप इसको खुद ट्राई कर लीजिएगा। व्हेन अपोजिट पोलैरिटी प्लेट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, सर्किट में बना देता हूं, आप घर पे खुद ट्राई कीजिएगा इसको कैसे करेंगे। टेक द हेल्प ऑफ द बुक और डू लाइक अकॉर्डिंगली लाइक दिस। अब एक की पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट है, E1 E2 R1 R2 R। इसमें तो हमको I लेनी है। अब यहां से अगर I1 जाएगा तो यहां से निकलना चाहिए I प्लस I1। वो I प्लस I1 यहां पहुंची, I इधर चली गई, I इधर चला गया। ये I घूम के यहां पहुंची, I1 घूम के यहां पहुंचा, ऐड हो गई यहाँ पे, फिर I प्लस I1 चला गया। ये है करंट डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आप वही दो लूप लेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली सर्किट में फ्लो करने वाली करंट का फॉर्मूला मिलेगा I इज इक्वल टू E1R2 माइनस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2 होल डिवाइडेड बाई R प्लस R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस केवल न्यूमरेटर में आ रहा है, वहां पे टोटल ईएमएफ निकालते समय बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, यहाँ पे बीच में माइनस साइन लगा हुआ है।
हुआ है। ये है जब अपोजिट पोलैरिटी प्लेट्स पैरेलल में कनेक्ट की जाती हैं। अब क्वेश्चन के साथ इसको यूज कहां करते हैं, इसमें देखिए, इफ सेल्स आर आइडेंटिकल तो E1 और E2 की जगह पे E लिख दीजिए, R1 और R2 की जगह पे R लिख दीजिए, तो करंट की वैल्यू मिलेगी ER प्लस ER अपॉन R प्लस R होल डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस R इंटू R अपॉन R प्लस R। दैट इज करंट की वैल्यू आपको मिलेगी 2ER अपॉन 2R डिवाइड बाई R प्लस R बाई 2 ऊपर चला जाएगा, 2E अपॉन 2R प्लस R अगर सेल्स आइडेंटिकल होते तो। अब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो हम इसको छोड़ देंगे इसके कंपैरिजन में, तब करंट आपको ट्वाइस ऑफ करंट ड्यू टू वन सेल मिल रही है। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट सेल वहां पे प्रेफर किया जाता है जहां पे इंटरनल बहुत ज्यादा हो एक्सटर्नल से, और सीरीज प्रेफर करते हैं जहां पे एक्सटर्नल बहुत ज्यादा हो इंटरनल से। तो जिन सर्किट्स में हमको लगता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एक्सटर्नल बहुत कम है, वहां पे ज्यादा करंट देने के लिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं, और जिन सर्किट्स में हमको लगता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इंटरनल के कंपैरिजन में, वहां पे मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस करने के लिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में सेल्स जब लगते हैं तो कुछ सीरीज में होते हैं, कुछ पैरेलल में होते हैं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आपके रेफरेंस बुक में, टेक्स्ट बुक में इस टॉपिक पे बहुत से क्वेश्चंस हैं। जब किसी सर्किट में कुछ सेल सीरीज में हो और कुछ सेल्स पैरेलल में हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मान लीजिए हमारे पास आइडेंटिकल सेल्स हैं सारे, सबके ईएमएफ E है, सबके इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। एक रो में n सेल्स लगे हैं और ऐसी m रोज हैं, टोटल रोज m है, नंबर ऑफ रोज m है, और इस कॉम्बिनेशन को आपने किसी एक्सटर्नल रजिस्टर R से जोड़ दिया और ये जानना चाहते हैं कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो अगर हम इसकी बात करें और याद करें सीरीज कॉम्बिनेशन अपोजिट पोलैरिटी प्लेट्स का, जब n सेल होंगे तो EMF n ही होगा और टोटल रेजिस्टेंस nr होगा। तो इसकी जगह पे हम एक सेल लगाते हैं जिसका EMF n ही है और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस nr है। इस रो में भी सारे सेल्स हटा के एक सेल लगाते हैं जिसका EMF n ही है, इंटरनल रेजिस्टेंस nr है। ऐसे m रोज होंगी, तो फाइनली भी जो सेल लगा होगा वो n EMF का होगा, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस का होगा। इस कॉम्बिनेशन को आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जोड़ दिया। अब याद कीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन जो अभी बताया है, NE EMF के m सेल्स पैरेलल में हैं, तो नेट EMF किसी एक सेल के EMF के बराबर होगा, NE के बराबर होगा। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा nr बाई m। क्यों ऐसा कह रहे हैं, आपने देखा था I की वैल्यू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 निकली थी, और जब आइडेंटिकल लिया था तो यहाँ मिला था E अपॉन कैपिटल R प्लस R बाई 2। व्हाट वाज द EMF ऑफ वन सेल? तो यहाँ पे जो पैरेलल में लगे उसमें एक सेल का EMF कितना है, NE। वहाँ पे दो सेल दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में थे तो R बाई 2 लिखा था, यहाँ पे NR वैल्यू के m सेल्स पैरेलल में तो NR बाई m लिखा।
ये होगी सर्किट में फ्लो करने वाली करंट। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो एम एन ई अपान एम आर प्लस एन आर लिख सकते हैं एलसीएम लेके। एम नंबर ऑफ रोज हैं, एन नंबर ऑफ सेल्स इन एम रोज इन वन रो है, तो एम इंटू एन को कैपिटल एम लिखते हैं। यहां पे कैपिटल एम कहलाता है टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन द सर्किट, और ये होता है करंट का फॉर्मूला मिस ग्रुपिंग में। स्मॉल एन नंबर ऑफ रोज है, स्मॉल एन नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो है, नंबर ऑफ रोज है, स्मॉल एन नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो है, और कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन द सर्किट। तो सर्किट में इतनी करंट फ्लो करेगी। अब अगर हमसे कहा जाए कि बताइए करंट मैक्सिमम कब होगी, तो सी हियर, अगर हम इसमें मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई करें जो मैथ्स में क्लास 12 में पढ़ाया जाता है, तो हम ये देख पाते हैं कि आई की वैल्यू मैक्सिमम होती है कब, जब कैपिटल आर और ये बराबर होते हैं। मींस सर्किट का टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, तब सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करती है। इसका मतलब कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सेल्स का वहां पे प्रेफर किया जाता है जहां पर टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर होता है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के, तब सर्किट में फ्लो करने वाली करंट मैक्सिमम होती है। और अगर ये कहा जाए कि बताइए नंबर ऑफ सेल्स कैसे लगे हो, तो इस फॉर्मूले से कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। मींस अगर हमको कुछ सेल्स दे दिए जाए और हमसे कहा जाए इन सेल्स को मिक्स कॉम्बिनेशन में कैसे लगाएं कि सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करे, तो आप कहेंगे सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर्किट का एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोज। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस of one cell should be equal to number of cells in one row divided by total number of rows। ये कंडीशंस आपको अप्लाई करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि हमको 10-20 सेल दे दी जाए, और कैसे कितने 5-5 की 4 रो लगाएं कि 2-2 की 10 रो लगाएं कि सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करे। उसके लिए हमको ये ध्यान रखना होगा कि सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज। इस कंडीशन को जो नंबर्स फुलफिल करेंगे उतने ही रोज उतने सेल्स की लगाई जाएंगी। दिस आर अबाउट योर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स रेजिस्टेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड मोस्टली in the exam, competitive exam and board exam this topic is covered. Thank you. I hope आपको ये lecture समझ में आया होगा। Please do comment and ask your friends to subscribe. Thank you.